चलो ठीक है, देखो जो भी है कोई बात ना, चिंता मत कर, जाट का जाट ही रहेगा ना, तू जाट से कौन सा बाबा हो जाए, तो बस। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, जो भी है भगवान आप लोग को बरकत दें, अरबपति करोड़पति लखपति जो भी है बनाए, मेरे पास फीस टाइम पे आती रहे। हाँ बस मैंने कुछ नहीं, बस मतलब हाथ का मैल समझ के थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में कल मैंने आप लोग को सब्सटेंस फार्मिंग बताया था, और सब्सटेंस फार्मिंग में इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरा जो था प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। बुक देना जबड़ा तोड़ सब देखिएगा, तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग और एक होता इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग मैंने कल आप लोग को समझा दिया था, गहन निर्वाह खेती, मतलब कि एक ही खेत पे साल में सारे के सारे फसल उगाना, कभी भी खेत खाली नहीं रहे। गेहूं की फसल कटते फिर कुछ सब्जी की बुआई कर देना या कुछ लगा देना, सब्जी की फसल कट जाए, जैसे बारिश का मौसम है तो चावल की फसल लगा देना, तो हमेशा सालों भर सारे के सारे उससे फसल उत्पादित करना। यहाँ जी दाल की फसल रबी में भी होता है, जैसे चना है तो रबी मतलब कि गेहूं के साथ साथ ही बोया जाता है, कुछ खेतों में गेहूं के साथ आप बो सकते हो, मैंने अलग उसी सीजन में। और दाल में जैसे आप मूंग हो गया आपका, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, चने की जो खेती, चने के तो आपने पौधे देखे होंगे, खेतों में नहीं देखे, ठीक है। गेहूं की तरह ही उसको भी छिड़क करके बो दिया जाता है, ठीक है, चने को, थैंक यू। तो गेहूं की तरह ही उसको भी छिड़क के चने की बुआई कर दी जाती है, और उसमें दो तरह से, जैसे आपको पता है ना कि होली में कुछ लोग हरे भी लेकर के खाते हैं उसको, और जब वो पूरी फसल पक जाती है तो उसको काट करके फिर उससे बीज निकाल के वो चना निकाला जाता है। अरहर की जो खेती होती है उसके ना बड़े बड़े, मतलब कि आप समझ लो कि 6 फुट या 7 फुट तक के ऊंचे ऊंचे उसके पौधे होते हैं। पौधे ही कहो आप, पेड़ तो नहीं। अरहर, अरे वो पिजन पी जो होता है ना, पिजन पी तो समझते हैं ना, अरे अरहर या वो पीले वाली दाल जो होती है, अरहर, अरहर जो भी कहते हैं आप लोग, ये नहीं जानते आप लोग? सॉरी, अब तो खाना जानते होंगे, कटोरी में जो है, कौन सा कभी किचन गए हो जो आपको पता है? खाना बनाते हैं आप? को क्या क्या बना लेते हैं? दाल नहीं बनाते ना, चलिए कोई बात नहीं, याद हम देंगे। तो जो ये रहर की या पिजन पी की जो खेती होती है ना, उसी में पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं, नहीं तो और मोस्टली छोटे छोटे पौधे होते हैं। नहीं नहीं, उसमें जैसे कि आप सरसों का पौधा देखा आप लोगों ने, सरसों का, तो जिस तरह सरसों का पौधा देखा है ना, उसी तरह अरहर का पौधा उससे थोड़ा बड़ा होता है, और सरसों के कैसे वो दाने दाने से वो मटर जैसे निकल के आते हैं, उसी तरह इसमें अरहर में भी होता है, ठीक है। मूंग में जो होता है ना, मूंग जो की जो खेती होती है उसके पौधे इतने बड़े बड़े होते हैं, एकदम इतने छोटे छोटे, जैसे ही गर्मी, हाँ गेहूं, या गेहूं जितने, उससे भी छोटे ही मान लो। उसकी खेती में आपको बताता हूँ किस तरह होता है। एक्चुअली इधर के खेतों में मूंग नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत चिकनी मिट्टी चाहिए, जैसे कि जो नदी के किनारे का। हाँ, अब हम लोग के तरफ जो मिट्टी है, जैसे ही गेहूं का फसल कटता है ना, तो मार्च अप्रैल का महीना होता है, तो मार्च अप्रैल के महीने से लेकर के जून के महीने तक उसको छोड़ा जाता है, मतलब मार्च अप्रैल में वो 1-2 महीने के बाद ही पूरी की पूरी फसल आने लगती है। हर दिन जैसे उसके जो पौधे होते हैं ना, उसमें जो ये मटर के जैसे निकले होते हैं पतले पतले से, तो कुछ हरे लगे रहेंगे और कुछ सूख सूखे पकते जाएंगे ब्लैक कलर के, तो फिर उसको तोड़ा जाता है। एक ही बार पूरी फसल नहीं आती। मैं आपको, जैसे भिंडी का आपने पौधा लगाया, तो कैसे भिंडी तोड़ते रहते हैं फिर उसमें आते रहता है, उसी तरह वो भी होता है। भिंडी का पौधा होता है बेटा, मतलब प्लांट नहीं लगाते हैं ना, समझ रहे? तो भिंडी में से तोड़ते जाएंगे, फिर उसमें फूल आता जाएगा, फल लगते जाएंगे। कितना बड़ा होता है भिंडी का? इतने बड़े हाइट का तक का होता है, मैंने 5 फुट 5.5 फुट तक का होता है जो अच्छा प्लांट होता है, ठीक है ना, तो मैंने पूरा लगा दिया जाता है। अब मूंग सबसे है ना कॉस्टली माना जाता है, और वो 2-3 महीने के बीच में ही खेती की जाती है उसकी। पूरे गर्मियों का जो सीजन होता है उसमें होती है, और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये होती है ना कि इसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है। एक बार जब पौधा लग गया ना, कभी उसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मूंग
उस समय देते हैं। जैसे बीज अंकुरित होता है, छोटा छोटा सा पौधा आता है तो उस समय करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर पानी देने के, जैसे गेहूं को बार बार पानी देना होता है जी नहीं, इसको ज्यादा पानी अगर दोगे ना तो इसकी जड़ें को सड़ने का डर होता है, जो इसके जो लीव्स होते हैं सारे पीले हो जाएंगे। अब जैसे बारिश का मौसम आ जाता है ना, जैसे कि खेतों में फसल लगी हुई है तो वो तो कभी भी इसके पूरे फसल को काटा नहीं जाता। अब इसकी जो वो फली होती है ना उसको तोड़ करके इकट्ठा कर लेते हैं, कि बार जितना हर दिन जाते हैं 2 दिन में वो तोड़ते रहते हैं। और जब पता लगा कि अब बारिश का मौसम आ गया, अब ये खेत में फसल नहीं रहने वाली है, तो खेत की जुताई फसल के साथ ही कर देते हैं। इससे क्या होता है, वो उसी में मिल करके सड़ जाता है। और आपको पता है कि दलहन की जो भी जड़ें होती हैं पल्सेस के, उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, तो नाइट्रोजस जो खाद होता है वो भी ज्यादा मिलता है। बोलिए खरीफ, खरीफ राइस खरीफ, हाँ बोलो। खरीफ क्रॉप जो होते हैं जब वो पानी में रखो उनको, तो पानी में सिर्फ पानी में रखो तो हो सकती है। बिल्कुल, जो चावल की फसल होती है ना उसमें हमेशा वाटर लॉगिंग की जरूरत होती है। अगर पानी में बेटा पानी हवा में जीरो ग्रेविटी में थोड़ी होगा, मिट्टी के साथ ही पानी होगा ना। जड़ें तो मिट्टी में ही होंगी ना बेटे, जड़ें मिट्टी में होती हैं। उसमें पानी भर दो, कोई सी भी खरीफ क्रॉप नहीं तो मिट्टी चाहिए ना, मिट्टी के बिना कैसे? हाँ मिट्टी चाहिए ना, न्यूट्रिएंट तो मिट्टी से मिलेगा। कोई एक्वेटिक प्लांट थोड़ी है वो। राइस के फसल के लिए आपको सबसे अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए मोस्टली आपको पता है कि उसको खरीफ फसल कहते हैं और बारिश के मौसम में उगाया जाता है। अभी आपको पता है हरियाणा और पंजाब की सरकार ने राइस के क्रॉप को, है ना, पैडी क्रॉप को बैन कर दिया कुछ दिनों के लिए। अभी जैसे कुछ लोग करते भी हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी की जरूरत है। और हरियाणा और पंजाब में उतनी बारिश होती नहीं है, ये लोग ग्राउंड वाटर को लेके बोरिंग से ज्यादा फसलों को। अरे वो तो है ही, वही बात है, खराब हो गई वाटर लेवल अच्छा हो गया, ये तो है। अरे ये देखो ना, वहां पर 100 फुट्टे पे पानी लगा, वो सूखने वाला है, पता नहीं किस जमाने में सूखे, वो तो ऐसे तालाब से जोड़ बन गया भाई। हाँ हाँ भगवान देखिएगा। और प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग वो होती है जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अब देखिए इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और बता रहे हैं, चिंता मत करो, शुद्ध प्योर, इससे भी ज्यादा प्योर वाला हिंदी बोलेंगे, चिंता ना करो, चाहे आपके समझ में ना आए। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग वो होती है जैसे मान लो आदिवासी जंगलों में रहने वाले, पहाड़ी पे रहने वाले लोग जो खेती करते हैं, इसमें एक तो होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि जो होता है, मतलब एक बार पहाड़ों पे खेत बना लिए, जंगलों को साफ करके खेती होगी, इसको झूम कृषि भी कहते हैं। उसको छोड़ करके फिर दूसरी जगह, जैसे वहां पे 2-3 साल रहेंगे जब तक खेत उपजाऊ है, देखेंगे कि वहां की अब मिट्टी उपजाऊ नहीं, तो उसको छोड़ के फिर जंगल के दूसरे इलाके में जाएंगे, पहाड़ पे उसको साफ करने। हाँ लेकिन ये मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में होता था, आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने टोटली 100% बैन कर दिया है। आप झूम कृषि या जो स्थानांतरित कृषि नहीं कर सकते। शिफ्टिंग क्या स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग नाम से जाना जाता है। अभी 10th में जाओगे तो एग्रीकल्चर जो चैप्टर पढ़ना है, पूरे एक पेज का चार्ट है, उसमें ना 25-30 नाम है जो आपको रखने पड़ेंगे अलग अलग, जबड़ा तोड़ टाइप्स जो वर्ड होते। चलो यहीं पे जबड़ा तोड़ वर्ड आ गया है। झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहा जाता है, झूमिंग जी, हिंदी और इंग्लिश में सेम है बेटा, ठीक है, बॉक्स में दिख रहा है ऊपर देखो। झूमिंग एग्रीकल्चर जो है, झूमिंग कृषि, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वोत्तर भारत जो है वहां पे बोला जाता है। मिल्पा, मैक्सिको में इस तरह की खेती को मिल्पा कहा जाता है, ब्राजील में रोका, ठीक है, और मलेशिया में लदान, ठीक है। और ये 4-5 ही नाम है, लेकिन आप विश्वास करो 10th में जाओगे आपको पूरे मजे आएंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। झूमिंग तो याद रह जाएगा नॉर्थ ईस्ट के नाम पे, मिल्पा मैक्सिको, एम से मिल्पा, एम से मैक्सिको, याद हो गया। रोका ब्राजील का है। रियो डी जेनेरियो याद कर, रियो डी जेनेरियो अगर आपको पता हो तब तो अच्छा है, और नहीं है तो मत उसके चक्कर में मत पड़ो। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक बहुत बड़ा शहर है,
ठीक है ना। तो मतलब रोका मतलब ब्राजील में रोक दिया मुक्का मार के। लदांग मलेशिया, लदांग। चलिए ठीक है। अब नोमैडिक, हाँ तो मैं इसको बता दूं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक जगह पे जंगल को या उन हिस्सों को जो भी नेचुरल वेजिटेशन होता है उसको साफ करके जला देते हैं, और जब साफ हो जाता है वो इलाका खेत बन जाता है तो उसको जोत करके, और उसकी जुताई भी ट्रैक्टरों से नहीं, जो जानवर हैं हल से नहीं तो अपने फावड़े से ही उसको खोद करके खेत तैयार करके। हाँ तो जानवर है ना, बैल से जोत सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाथों से भी जोतते हैं। ये पहाड़ी लोगों में बहुत स्टेमिना होता है भाई, वो नहीं थकते। आप 10-20 फावड़ा मार के थक जाओगे। हरियाणा में देख लो ना, एक से एक है भाई, दिन भर काम करा लो, कुछ नहीं। जोतना मतलब मिट्टी को पलटना, जैसे नहीं हल जाता है, प्लोइंग, प्लगिंग नहीं। देखिए अब जैसा कि पता है जब जंगलों को जलाया जाता है, साफ किया जाता है, तो उससे जो राख या एसेस बनती है वो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, खेत की उर्वरता के लिए अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि अगर राख जलाने से, ये पराली केवल उन डंठलों को जलाने के लिए नहीं करते थे किसान, क्योंकि इसके राख से है ना वो मिट्टी ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, कीप क्वाइट, थोड़ा धीरे। और दूसरा कि राख का एक और खासियत है कि कोई भी कीड़े या पेस्टिसाइड जो होते हैं उनके मरने का भी उससे रास्ता साफ होता है। पेस्टिसाइड्स जो भी होते हैं ना, तो राख मिट्टी में मिल जाएगा तो कीड़े जमीन में जो भी होते हैं नहीं लगते। ये बेटा फसल का नाम है, मतलब कि जो पोटैटो टाइप का जो होता है। ठीक है, जा सकते हो ये डालो सर 450। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, ध्यान मतलब ध्यान भाई। कमाल के जितने इंसान हो, पाइप खा के मानोगे। नोमैटिक हर्डिंग देखिए क्या है, आपने ये गावड़ियों को देखा होगा, ये जो बड़े बड़े सिंग वाले आते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं कि नोमैडिक हर्डिंग मतलब ये होता है कि जानवरों को पालना। ये क्या करते हैं, चारवाहे जो लोग होते हैं पशुओं को पालने वाले, वो एक जगह पे रुकेंगे, जहां पर घास रही तो वहां रुकेंगे, जब देखेंगे यहाँ घास खत्म होंगी तो किसी दूसरे इलाके में चलेंगे। मैं आपको जम्मू कश्मीर में बकरवाल एक जनजाति का नाम बता रहा हूँ। उसकी क्या होती है कि जैसे जब सर्दियां बहुत पड़ती है तो उतर के घाटी में आ जाता है, वैली में जहां नीचे घास रहता है कम, और जैसे जब गर्मियों का मौसम होता है घास खत्म हो जाती है तो फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, पहाड़ों के। जी, ये मोस्टली आपको पता ही है कि शीप, कैमल या गॉट और ये काव ये सब चीजें पालते हैं, उससे वो मिल्क, मीट, ऊल, है ना, ये सारी चीजें गैदर करते हैं। क्या बेटे, मैंने कम ही मारते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब मारते हैं, ठीक है ना। उतने लोग उनके पास होते भी बहुत ज्यादा है। ये आजकल बकरे को पालते हैं, मोटा करते हैं, इसको बेच देते हैं, लाखों का फायदा है। बकरीद आप लोगों ने ना सुना होगा, मुस्लिम लोगों का पर्व है भाई, उनका बिजनेस है, वो कुछ नहीं करते, खेती करने की क्या जरूरत है। 20 अगर बकरे या बकरी पाल रखे हैं, लाखों के हैं। अगर 10 बकरे अच्छे हो गए ना भाई, 20 लाख का हो गया उनका। 20 नहीं तो 15 लाख तो हो ही गया। मैंने डिपेंड करता है। एक अभी जो रखी थी, एक था ना सलमान नाम का बकरा, हाँ वही, कट गया। हाँ, खरीद के लेके सलमान को काटने के लिए। नहीं, सलमान खान नहीं, हाँ बकरा, बकरा जन्म लेता ही है कटने के लिए, बात समझ रहे हो ना, बलि का बकरा। कमर्शियल फार्मिंग, ये चैप्टर खत्म करना है, आप लोग कोऑपरेट करिए जरा, इनको हटाने दे, एक मिनट, तीसरे बड़े को। देखिए ये आएगा यूपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन। कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक खेती क्या होती है। कमर्शियल फार्मिंग या वाणिज्यिक खेती क्या होती है। देखिए, वैसी खेती या वैसी फार्मिंग जिसमें अनाज या किसी भी चीज को इसीलिए उगाया जाता है ताकि बेचा जा सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। अब जिसने चाय के बागान लगाए हैं, कॉफी के बागान लगाए हैं, मान लो गन्ने की खेती की है, तो अपने लिए तो की नहीं है,
वो बेच करके उससे पैसे कमाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह के बहुत सारी चीजें, इसको मोस्टली प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, बागवानी खेती भी कहा जाता है। बागवानी खेती मतलब बागान लगाए जाते हैं, चाय के बागान, कॉफी के बागान, गन्ना भी एक तरह का फार्म ही है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे लगाया जाता है। और आदमी अपने यूज के लिए तो नहीं ना, गेहूं चावल तो नहीं खुद खा लेगा, नहीं। मेरे कहने का मतलब है जो शुगर केन या गन्ना है खुद तो खाएगा नहीं उतना, वो तो बेचने के लिए होता है। हाँ थोड़ा बहुत तो रहता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि दुनिया में सबसे अधिक अगर शुगर केन के मामले में देखें तो ब्राजील नंबर 1 पे है, ठीक है ना, और इंडिया में आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। अब देखो एक टर्म है मिश्रित खेती, मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग क्या है। इसमें लोग क्या करते हैं कि अनाज उगाने के साथ साथ, खेती करने के साथ साथ जानवरों को भी पालते हैं। ये तो हर जगह ही लगभग होता है। जिन लोगों ने भी खेती कर रखी है, किसान है, अपने घर पे 1-2 जानवर तो अपना जो भी है डोमेस्टिक एनिमल रखते ही हैं। या तो उसको मार के खाना हो या मिल्क प्रोडक्ट जैसे भी करना। किसान खाते हैं ना तो बेटे क्या भगवान आते हैं? किसान तो खाता नहीं, मैं तो देखी नहीं किसान को। ठाकुर लोग दबा दबा के खाते हैं। कौन सर? ठाकुर जितने बड़े मांस मछली खाने वाले कौन, नहीं पता तेरे? हाँ जाट लोग में कल्चर कम है मीट मछली खाने का, जाट लोग में कल्चर कम है। ठाकुर लोग बहुत खाते हैं। अरे क्षत्रिय तो इस चीज के लिए जाने जाते थे ना शुरू से ही, मैंने है क्षत्रिय लोग तो खाते हैं। नहीं वो हमें नहीं पता वो क्षत्रिय हैं या जो भी हैं, अच्छी बात है। तो हम लोग अब एग्रीकल्चर पे आते हैं। इस तरह की खेती यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। अभी मैं आपको बताऊं यूरोप के जो देश हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखो, और साथ ही साथ यूरोप ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर लोग खेती कम करते हैं, जानवरों को ज्यादा पालते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वहां पे कल्चर उन लोगों का है ना, वो नॉनवेज खाने वाला कल्चर है। तो वहां पे मोस्टली लोग क्या है ना, आप गेहूं उगाओगे तो विदेशों को बेचना है, जानवर पालोगे तो वहां के मार्केट में बिक जाएगा, ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहां पे अनाज का कुछ कम ही कल्चर है। हम लोग अगर मान लो कि कोई अगर मीट खाता भी है तो महीने में, हफ्तों में कोई खाएगा, यही होता है ना। अब ऐसा है ना कि हर दिन बकरा टंगा ही मिले, फ्रिज में जब देखो तब हॉट बर्गर रखा हुआ है, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन वहां पे उठते ही कुल्ला करके बीफ खाएंगे जो गाय का मांस होता है, और लंच होते होते पोर्क मतलब कि, हाँ, और पोर्क मतलब सुअर का मांस। बता जी, नहीं मैं बता रहा हूँ, बीफ एक्चुअली काऊ का ही मीट होता है। सिर्फ के मीट को भी जो है ना, भेड़ का जो मीट होता है उसको बीफ ही करते हैं, लेकिन वहां पे फॉरेन कंट्रियों में गाय को ही पाला जाता है मीट के लिए मोस्टली। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े, और ये चाइना में बहुत धड़ल्ले से ये काम होता है। पहले होता था गाय को सोए पौधा काटना, उसमें बंद करवा दिया। यहाँ पर तो है, मैंने यहाँ पर तो हमारे इंडिया में नहीं है। हाँ वहां पर तो मतलब कि ट्रेंड है ना, वो तो बचपन से ही खाते हैं, उनका कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है। नॉनवेज से मतलब अगर वहां पे अगर आप वेजिटेरियन खाने के लिए अगर गए ना तो भूखे मरिए ना ही, आपको चॉकलेट वॉकलेट ही खाने को मिलेगा वहां तो। अगर आपको घिया तोरी खरीदनी है तो इतना महंगा मिलेगा कि उसका दाम सुन के चक्कर खा के गिर जाओगे, है ना। तो मतलब कि जो लोग मीट मछली, हाँ वहां पर मतलब ठीक है, विदेशों में तो महंगा ही है। तो ऐसा ही नहीं है, वहां पे मिल्क प्रोडक्ट भी लोग बहुत यूज करते हैं। न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना, यूएसए, यूरोप, और यहाँ पर 2-3 तरह से, माने कि एनिमल रेयरिंग ज्यादा से ज्यादा वहां की जाती है। प्लांटेशन की बात करें तो इसमें कॉफी है, टी है, सुगर केन है, काजू है, कस्यू, रबड़ है, बनाना है, कॉटन, ये सारे चीज हम लोग इसको प्लांटेशन मतलब कि बागवानी के अंदर मानते हैं। इसके बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं। कॉटन अगर आप खेत में उगा रहे हैं तो आपको पता है वो खाएंगे तो नहीं, अपने घर में कितने गद्दे बनाएंगे, है ना। गद्दे, इतने गद्दे फिर आसमान तक चले जाएंगे, तो बेचने के लिए होता है ना, ये बात ठीक। दुनिया में सबसे अधिक रबड़ मलेशिया में होता है, और इंडिया में रबड़, और इंडिया में केरला में। हाँ
इरेजर वाला जो है ना, वही रबड़ होता है, ये नेचुरल होता है। इसको अलग अलग प्रोसेस करके अलग अलग तरह की चीजें हम लोग, टायर, जो रबड़ के टायर होते हैं हमारे। अच्छा हाँ, ये पूछे कैसे, अच्छा चलो ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये नेचुरल सब्सटेंस होता है, रबर ट्री होती है, पेड़ होता है उसका, ठीक है ना। और ये मोस्टली क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। उसमें पेड़ के पास है ना एक टैंक जैसा लगा देते हैं, मतलब बड़ा बर्तन सा, और एक कट लगाते हैं, तो उससे उसका मिल्क गिरते रहता है। हाँ, मतलब पेड़ की मतलब जो डाली होती है ना नीचे वाली ट्रंक, उसी पर करके उसको बांध के उसके साथ लगा देते हैं। और हम बोल तो लेने दे यार, पहले कमाल का इंसान, मास्टर बोलने ना दे, बोलने कब, तू बाद में पूछ लेना। तो उसमें क्या होता है ना कि उस मिल्क को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, और उसको प्रोसेस करके उसके बाद फिर उसे रबड़ बने। उसी मिल्क नहीं, सारे पेड़ नहीं, तो इनका हर पेड़ में होता है, लेकिन उसी पेड़ से मिल्क से रबड़ बनता है। उसका टेस्ट जैसे पार्लियामेंट किसका था? सर मेरे को याद नहीं है। क्यों? सर फोन मेरे फोन से करो ना, किसने बोला? मैं 8 बजे तक हूँ ना, तुम हर दिन मेरा फोन यूज करो, तुम्हें क्या दिक्कत है? ये बुक रही, मैंने मना किया है, लेकिन घर मत ले जाओ, यहाँ करो, तुम पढ़ो। घर पे जाके कौन सा तुम लोग तोप चलाओगे? पढ़ने वाले बच्चे अगर बैक होने लगे ना बेटा, तो जान से मार दूंगा मैं। ऐसे तो निकम्मों को ढूंढो के परेशान हूँ। किसके? समझाओ क्या करें, क्या करें? पेड़ होता है, आंकड़ा निकलता है ये वाइट पता ना, आंकड़े कब कर रहे हो? आंकड़े नहीं, आंकड़ा मैंने नहीं देखा, मैंने पता है आप लोग आपके ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कुछ करो, मैं नहीं जानता उसके बारे में। ठीक है, देखिएगा, आंकड़े को आपटे के पास पहुंचाइए, और यहाँ देखिए, अब हम लोग मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे, जो इंडिया में नहीं, और मैं आपको बताऊं पूरे दुनिया में जो सबसे बड़ा क्रॉप है, जो सबसे अधिक लोग खाते हैं और उगाते हैं, वो है राइस। ठीक है, हाँ, चावल दुनिया नहीं, मोटे पतले का, चाइना में तो सब लोग राइस खाते हैं, कहाँ मोटे होते हैं? मीट भी खाते हैं, लेकिन अगर इसमें राइस में ही उन लोग का ज्यादा बनेगी। देखिए, आप लोग अपना ज्ञान सब लोग अपने पास रखेंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो मेजर क्रॉप वैसे तो वीट, राइस, मेज, मिलेट। मिलेट मतलब जितने भी मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, ये सब जितने भी होते हैं मिलेट कहा जाता है। मेज मतलब मक्का, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। वीट और राइस आप जानते हैं, तो वीट, राइस, मेज, ये 3 मेन है। तो दुनिया में सबसे अधिक प्रोडक्शन या सबसे अधिक लोग जो फूड हैबिट है वो राइस है। दूसरे नंबर पे वीट आता है, तीसरे नंबर पे मक्का या मेज आता है, और चौथे नंबर पे जहां नहीं होता तो वहां पे, उसमें आंसर है बेटा एमसीक्यू का। अरे फॉरेस्ट वाले का आज भेजा था मैंने सोल्यूशन, फॉरेस्ट सोल्यूशन ये रहा, देख लो 7th क्लास के ग्रुप पे, देखिएगा। मेजर क्रॉप्स, अब अगर राइस की बात करें, राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे मेजर या मेन क्रॉप माना जाता है। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, जहां उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, जहां ज्यादा बारिश होती है और जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पे लोग राइस खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखिए ना, सर्दियों के दिन में ना कोई भी राइस नहीं खाना चाहता, रोटी या चपाती खाना चाहता है, लेकिन गर्मियों में हल्के खाने के लिए लोग सब लोग राइस प्रीफर करते हैं। सर्दियों में मानते हैं कि उससे है ना ज्यादा वो कार्बोहाइड्रेट कमी, स्टार्च ज्यादा होता है, तो स्टार्च जल्दी पच जाता है, एक बात ये। और उसको खाने से लोग, मैंने की मिथ है, मतलब लोग मानते हैं कि ज्यादा सर्दी लगती है, हम लोग की तरफ भी ऐसा है।
ले जाओ भाई, बेटा फूल दिखाओ, निकाल दिया फूल। देखिएगा चावल के लिए ध्यान दीजिए, राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, बारिश भी ज्यादा चाहिए होती है, और हवा में नमी या ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। इट ग्रोज, जी धूप से कोई दिक्कत नहीं इसको, बारिश के मौसम में देखते हैं धूप तो रहती है मोस्टली। इन ग्रोज बेस्ड इन एलुवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर, जो पानी को ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करके रख सके अपने अंदर, तो इसको ये उसमें ज्यादा अच्छा होता है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। दुनिया में सबसे अधिक चाइना और दूसरे नंबर पे आपका भारत है, उसके बाद जापान, श्रीलंका और इजिप्ट आते हैं। आपको बता दें बांग्लादेश भी चावल का दुनिया में निर्यात करता है। चावल की खेती के लिए बांग्लादेश की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा गंगा का डेल्टा है, ठीक है ना। क्या नहीं, बहुत अच्छी खेती होती है, मैंने बेस्ट। अच्छा हाँ, नहीं देश छोटा है ना, तो मतलब पर हेक्टेयर अगर प्रोडक्शन की बात करें, पैसा डालो इसमें, अभी डोनेशन समझो या जो समझो, जिसमें बच्चा है ना पिघल के दे दे कुछ। देखिएगा देखना, गेट मत ले जाना, इसको ढो के ले जाओ। देखिएगा बांग्लादेश में एक्चुअली क्या ना, वहां की मिट्टी में दूसरा क्रॉप नहीं अच्छा हो सकता, ठीक है ना, तो एक जूट तो होता ही है, थोड़ा टी भी होता है पहाड़ी वाले इलाकों में, लेकिन राइस, जी हाँ टी, ठीक है, और वहां पे मोस्टली क्या है, राइस ही होती है। अगर वीट की बात करें तो वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, जैसे अक्टूबर नवंबर में होता है, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट टाइम ऑफ हार्वेस्ट। मार्च और अप्रैल के महीने में बारिश हो गया ना तो गेहूं की फसल खराब हो जाएगी, जब पकने वाला टाइम होता है। लेकिन अगर अक्टूबर नवंबर में शुरू में पानी या तो बारिश हो जाए या आप खेतों को पानी दो तो अच्छा माना जाता है, ठीक है। इट थ्राइव्स बेस्ड इन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, जहां पर पानी बारिश हो और आसानी से पानी निकल भी जाए, रुके नहीं, ज्यादा देर तक पानी जड़ों में ना रुके, वो अच्छा माना जाता है। Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia, India, यहाँ पे होता है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, वाटर लॉगिंग नहीं हो सकती वहां पे। अगर वाटर लॉगिंग होगी ना तो गेहूं की फसल खत्म हो जाएगी, मर सड़ जाएंगी जड़ें उसकी, नहीं बर्दाश्त कर सकती। देखो दो ही फसल ऐसी है ना, एक राइस, जहां तक मैं जानता हूं, सकता है एक दो और भी हो, राइस और जूट। जूट का जो फसल होता है वो बिल्कुल वाटर लॉगिंग वाले इलाके में होता है, उसकी जड़ें सड़ जाती है पानी। कौन सा, कोई नहीं, सोच लो तब तक हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, गन्नों को आप सिंचाई करते हैं, हमेशा पानी भर के थोड़ी रखते हैं खेतों में बेटा। जब आप सिंचाई पानी डालते हो ना खेतों में, तो मैंने एक दिन के लिए छोड़ देते तब मिट्टी उसको है ना सोख करके लेना ले पूरा पानी, इसलिए होता है ना। पानी डाल के नहीं छोड़ सकते उसमें, ज्यादा बारिश में भी दिक्कत हो जाएगी। देखिए मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, आप सब क्या बेटे, बोरिंग से है ना, पानी पाइप से डालते हैं लोग, और क्या। चक्र तो आएगा ही। चलो अनार खाओ भाई, जात में है ना फिर से चने की बुगनी डालने पड़ेंगे किसके दिमाग को। फोन नहीं दे रहे हो बच्ची को काम करने के लिए, शिकायत कर रही थी। भैया जी गेम खेल रहे हैं, काम कर रहे, कितने शान से लो, काम कर रहा था जब, अब नहीं कुछ कर रहा, दिमाग घूम गया है छुरी का। सुनो भाई, मिलेट्स दे आर आल्सो नोन एज
कोर्स ग्रेन्स मतलब मोटे अनाज एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। जो रेतीली मिट्टी जैसे राजस्थान वाले इलाके में है वहां ज्वार बाजरा की खेती ज्यादा होती है, ठीक है, कम पानी, बिल्कुल कम पानी। अच्छा उधर जरा से यहाँ चेक कराना है जो भी है। मेज भी वैसा ही है, ठीक है ना। और मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ मक्का, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया, इन सबों में भी होता है। और मक्के का सबसे अधिक दुनिया में जो कल्टीवेशन होता है वो यूएसए में होता है। वहां पे जो सुअर पाले जाते हैं ना, पिग्स, उनको ये चारे के लिए, गायों के चारे के रूप में यूज किया जाता है। इंसानों को खाने के ऐसे ही पले बहुत सारी चीजें हैं वहां, जानवरों के चारे के रूप में यूज किया जाता है उसको। मक्का, भुट्टा जी, उससे ना उनमें ज्यादा मीट होता है, ज्यादा मैंने कि ज्यादा वो क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, तो मीट भी बढ़ता है उनसे, उनमें है ना, ठीक है। और मीट बढ़ता है तो फिर पता है सुअर कहाँ जाता है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। आपको पता है कि ब्लैक सॉइल, पूरी दुनिया में जो ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी होती है वहीं पे कॉटन की खेती की जाती है। इंडिया में सबसे अधिक नहीं अच्छी होगी फसल। गुजरात में इंडिया में सबसे अधिक, जाइए बाढ़ में जाइए, आप लोग आज कराएंगे, कुछ सुन ही नहीं रहा, छुट्टी